हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है कि सब लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि हम लोग अभी सेंटअप का एग्ज़ाम दे रहे हैं, चल ही रहा है एग्ज़ाम अभी। तो आज हम लोग जो उसी सेंटअप का जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। वो जो सब्जेक्ट होगा वो होगा पॉलिटी। हम लोग आज पॉलिटी पे डिस्कस करेंगे क्योंकि पॉलिटी का एग्ज़ाम हो चुका है। तो उसका जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम लोग आज देखेंगे। देखो, एग्ज़ाम में वही क्वेश्चन आएगा ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन टॉपिक वही रहेगा, उसी टॉपिक से आएगा। इसलिए सिर्फ उस क्वेश्चन का आंसर जान लेना इनफ नहीं है, बल्कि उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी पॉसिबल एमसीक्यू जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उसको भी हम लोग देखते चलेंगे। सिर्फ आंसर में टिक करने से काम नहीं चलेगा, तो क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी समझना है कि कौन सा क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ सकता है वहां से। और ठीक है, हालांकि हम लोग ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, बट फिर भी जहां पर मुझे लगेगा कि ये बात जो है बता देनी चाहिए, वहां पर जरूर जो है हम एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन देंगे वहां पर। तो आज हम लोग जो है सेंटअप का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, पॉलिटी का। पूरा क्वेश्चन तो डिस्कस नहीं हो पाएगा एक वीडियो में, बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो। देखते हैं कहाँ तक चलता है। ठीक है, तो कम से कम 20-25 क्वेश्चन जो है आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो, पहला फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई है। देखो, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई है। अब संविधान सभा, ये टॉपिक क्या है, संविधान सभा। अब जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए। ठीक है, हमें यहाँ पर मेन टॉपिक समझना है। ठीक है, संविधान सभा से हमें समझना है। संविधान सभा हम लोग क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, तो हमें पता है कि संविधान सभा की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1946 में, कैबिनेट मिशन योजना के तहत। क्वेश्चन ये भी आता है कि संविधान सभा का गठन किस मिशन योजना के आधार पर हुआ था। तो संविधान सभा, क्योंकि संविधान हमें बनाना था तो उसके लिए एक सभा गठन करना था, तो संविधान सभा गठन किस योजना के आधार पर, तो कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था इसलिए हम बता दिए हैं, कैबिनेट मिशन। इस मिशन के आधार पर जो है संविधान सभा का क्या हुआ था, गठन हुआ था। ठीक है, इस मिशन का ये मिशन कब आया, कैबिनेट मिशन 1946 में आया। तो ये बात हमें याद रखना है। तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, इसके बाद जो हुआ था दूसरा बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, और फिर 13 को हुआ था। तो ये याद रखना है कि संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो पहली बैठक कब हुई, तो 9 दिसंबर 1946 को। इसलिए मेरा राइट आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। आगे हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। संविधान सभा, देखो टॉपिक क्या है, संविधान सभा ही तो टॉपिक है ना। टॉपिक तो वही है, क्वेश्चन अलग है। तो संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, तुम्हें पता है कि संविधान सभा की जो बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई थी, इस दिन संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है, इस दिन अस्थायी अध्यक्ष नहीं, इस दिन जो है अस्थायी अध्यक्ष बने थे। तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे उस दिन, तो संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे, ठीक है, वो कौन थे, वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, तुम्हें आंसर नहीं पता नहीं करना है, और समझना भी है, क्योंकि तुम एग्जाम देने जाओगे तो जरूर थोड़ी यही क्वेश्चन आ जाएगा। तुम्हें तो पढ़ना ना है, आंसर थोड़ी पता करना है। तो और संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, पहला बैठक उस दिन हुआ था। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, चुने गए थे उस दिन। उस दिन अस्थायी नहीं, परमानेंट नहीं, बस उस दिन के लिए टेम्पररी, उसमें जरूरत महसूस की गई कि इसको चलाने वाले एक अध्यक्ष होना चाहिए। तो टेम्पररी बस उस दिन के लिए जो है अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, किसको, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। लेकिन यहाँ पर हमें ऐसा नहीं पूछ रहा है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था, यहाँ पर डायरेक्ट संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। अब यह अस्थायी है क्यों अस्थायी यहाँ पर दिया गया नहीं, और ऑप्शन में डिपेंड करेगा ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। तो ऑप्शन में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का नाम ही नहीं है, क्योंकि ये अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। अस्थायी अध्यक्ष जो है दूसरे दिन चुने गए थे। तो अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाए गए थे, किसको बनाया गया था, किसको चुना गया था, तो अस्थायी अध्यक्ष जो चुना गया था वो किसको चुना गया था, वो चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को।
किसको चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जो है अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, इस दिन ये तो टेम्पररी थे, परमानेंट तो नहीं थे, है ना, लेकिन ये परमानेंट थे। अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, याद रहेगा। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? सॉरी, अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा, बी। एक मिनट, क्या हो रहा है? एक मिनट रुक जाओ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है। अब देखो यहाँ क्या कह रहे हैं, किस राजनीतिक दल ने संविधान सभा की बैठकों का बहिष्कार किया? किस राजनीतिक दल ने, किस राजनीतिक दल ने संविधान सभा, ये भी देखो ये किस टॉपिक से है? संविधान सभा से ही है ना, तो टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, तो किस राजनीतिक दल ने संविधान सभा की बैठकों का बहिष्कार किया था? देखो, जब संविधान सभा जब बना था तो उसमें सदस्य चुनकर आ गए थे, लेकिन जो है चुनाव भी हो गया था, लेकिन फिर भी संविधान सभा में जाने से जिन्होंने मना किया, जिन्होंने संविधान सभा का बायकॉट किया, वो कौन थे? तो वो थे मुस्लिम लीग। इसलिए क्योंकि इनकी मांग थी हमें एक अलग से पाकिस्तान मिलनी चाहिए, और इसलिए इन्होंने संविधान सभा का क्या किया? बहिष्कार किया। तो इसका बहिष्कार करने वाला कौन था? मुस्लिम लीग था। आगे देखो, किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, जिसको हम सेकुलर कहते हैं, ये सेकुलर वर्ड, कि भारत एक सेकुलर देश है, भारत एक पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष देश है, मतलब कि भारत के अंदर सभी धर्मों को समान महत्व दिया गया है, सबको ये स्वतंत्रता है, ये सब अपने धर्म को जो है स्वतंत्रता पूर्वक फॉलो कर सकते हैं। तो भारत की प्रस्तावना में ये वर्ड ऐड किया गया, सेकुलर वर्ड ऐड किया गया। ठीक है, देखो उसी दिन सेकुलर वर्ड भी ऐड हुआ था, 3 वर्ड ऐड हुआ था। एक वर्ड हुआ था समाजवादी, वर्ड भी ऐड हुआ था, समाजवादी वर्ड। ठीक है, और पंथ निरपेक्ष, ये धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष ऑप्शन में मिले या धर्मनिरपेक्ष, वही टिक करना है क्योंकि दोनों की बात है। और राष्ट्र की अखंडता, राष्ट्र की अखंडता, अखंडता। तो ये 3 वर्ड जो है संविधान के प्रस्तावना में ऐड हुआ था, एक ही दिन हुआ था, एक ही संविधान संशोधन में। और वो संविधान संशोधन कौन सा था? वो संविधान संशोधन था 42वां संविधान संशोधन। कब हुआ ये संविधान संशोधन? ये भी एग्जाम में आता है, तो 1976 में हुआ था। तो 42वां संविधान संशोधन में जो है संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष जो शब्द है, ये शब्द को जोड़ा गया था। ये कब हुआ? ये संशोधन हुआ 1976 को हुआ था। ठीक है, 1944वां ये पूछता है 44वें संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ था? तो 44वें संविधान संशोधन के तहत जो हमारे पास जो 7 मौलिक अधिकार थे, जिसमें से एक संपत्ति का अधिकार था, ये 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये भी पूछता है, इसलिए बता दी है 1978 में। ठीक है, इसके तहत क्या हुआ था? तो जो हमारा मौलिक अधिकार पहले था, जो 7 मौलिक अधिकार, इसमें कौन सा था? संपत्ति का अधिकार। ठीक है, इसको मिलाकर हमारे पास 7 मौलिक अधिकार थे। तो संपत्ति का अधिकार जो था, संपत्ति का अधिकार, इस संपत्ति के अधिकार को क्या बना दिया गया? इसको बना दिया गया कानूनी अधिकार। ठीक है, इसको मौलिक अधिकार से क्या कर दिया गया? अब कानूनी अधिकार कर दिया गया है। तो क्वेश्चन ये भी पूछता है कि जो संपत्ति का अधिकार वो क्या मौलिक अधिकार है? नहीं, वो कौन सा अधिकार है? वो कानूनी अधिकार है। समझ में आया? तो संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार कब किया गया कि संविधान संशोधन में? तो 44 में। और कब? तो 1978 में। तो ये सब इंपॉर्टेंट इसलिए बताए हैं, इसको भी समझना है। ठीक है, सब क्लास में डिस्कस हो चुका है। चलो आगे एक बार बता देते हैं ताकि वो बात याद आ जाए। अब देखो, संविधान निर्माण करने में संविधान सभा को कितना समय लगा? तुम्हें पता है, ये बात तो बच्चों को पता होता है। 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगा था। एग्जाम में कभी कभी ये ऑप्शन देगा ही नहीं। ठीक है, दे देता है डायरेक्ट 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। तो लगभग कितना साल है ये? देखो ना, ये 12 दिन ही तो कम है, तो लगभग कितना? 3 साल लगा था लगभग, है ना, लगभग 3 वर्ष। तो अगर हमें ये ऑप्शन में ये नहीं देता तो क्या टिक करते? 3 वर्ष टिक कर देते, क्योंकि लगभग वही है। ठीक है, आगे पूछा हुआ क्वेश्चन है ऐसा। चलो आगे बढ़ते हैं। किसने कहा कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है? देखो, भारतीय संविधान क्या है? वकीलों का स्वर्ग, क्योंकि भारतीय संविधान में कुछ ऐसे भी प्रावधान है जिनको वकीलों की आवश्यकता है, और वकील इसके लिए चाहिए, तो ये वकीलों की रोजी रोटी है ना। तो इसलिए ये वकीलों के लिए क्या हो गया? ये स्वर्ग हो गया। तो ये बात किसने कही कि भारतीय संविधान जो है वो वकीलों का स्वर्ग है? ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी प्रोफेसर आइवर
जेनिंग ने कही थी ये बात, तो ये आंसर हो जाएगा इसका ए। अच्छा, कुछ इससे भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट है जो बात हम बता देना चाहते हैं, जैसे कि देखो, अगर क्वेश्चन ये पूछेगा कि किसने संविधान की प्रस्तावना को, है ना, किसने संविधान की प्रस्तावना को, संविधान की प्रस्तावना, एक मिनट, संविधान की प्रस्तावना को, संविधान की प्रस्तावना को, प्रस्तावना को क्या कहा, कहा संविधान का पहचान पत्र। क्या कहा, संविधान का पहचान पत्र। या अगर संविधान को समझना है तो इनका पहचान कर लो, है ना, इसकी प्रस्तावना से। तो पहचान पत्र किसने कहा, तो पहचान पत्र अगर बोलेगा तो उसका नाम कौन है, उसका नाम है N.A. पालखीवाला। क्या नाम है, N.A. पालखीवाला, पालखीवाला। तो ये इंपॉर्टेंट है इसलिए बताए हैं, तो ये भी लिखना है। और दूसरी बात और भी याद रखना है, दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि क्वेश्चन अगर ये बोलेगा कि संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली किसने कहा, तो अगर राजनीतिक कुंडली बोलेगा, राजनीतिक कुंडली, अगर कुंडली बोलेगा तो क्या बोलना है, के.एम. मुंशी। क्या बोलना है, के.एम. मुंशी। तो राजनीतिक कुंडली बोलेगा तो क्या बोलना है, के.एम. मुंशी बोलना है। ठीक है। और संविधान की जो प्रस्तावना है ना, प्रस्तावना, ये हम कई वीडियो में बता चुके होंगे, पॉलिटिकल का जो वीडियो बना हुआ है उसमें बता दिए होंगे कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। ठीक है, संविधान की आत्मा। ठीक है, संविधान की आत्मा। अच्छा, एक और आत्मा कहलाता है संविधान की आत्मा, आर्टिकल 32 को भी कहा जाता है। आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा। लेकिन मुख्यतः संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है, सामान्य तौर पर संविधान की आत्मा, लेकिन आर्टिकल 32 को भी हम संविधान की आत्मा कहते हैं, क्योंकि ये बात किसने कही थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कही थी आर्टिकल 32 को। तो आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया, देखो भारतीय संविधान को लागू कब, सबको पता है कब लागू किया गया, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। अब याद रखना है कि संविधान, अब इसमें देखो बहुत, इसमें टर्मिनोलॉजी को समझना है। जैसे कि एक पूछता है संविधान को अंगीकृत कब किया गया, है ना, संविधान को अंगीकृत, अंगीकृत, अंगीकृत ही पूछेगा या पारित पूछेगा। ठीक है, या संविधान को स्वीकार किया गया, या संविधान को अपनाया गया। अगर ये क्वेश्चन है, अपनाया गया, स्वीकार कब किया गया, या अंगीकृत कब किया गया, पारित कब किया गया, तो इसका आंसर बोलना है 26 नवंबर। बहुत इंपॉर्टेंट है, 1949 को, क्योंकि इस दिन हमारा संविधान बनके तैयार हो चुका था। तो संविधान बनके कब तैयार हो गया, 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू कब किया गया, 26 जनवरी 1950 को। रीजन क्या है, ये हम लोग क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये कोई भी टर्म दे दे यहाँ पर, पारित, स्वीकार, अपना कब गया, तो सबका आंसर क्या होगा, 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकार किया गया, अपनाया गया, अंगीकृत किया गया, पारित किया गया। लागू किया गया कब, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में भारतीय, देखो संविधान से बहुत सारा जो है क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां है, भारतीय संविधान में अनुसूची पूछ रहा है। तो हमें पता है कि जो मूल अनुसूची है भारतीय संविधान में, मूल अनुसूची, ठीक है, तो मूल अनुसूची कितना है, मूल अनुसूची हमें पता है कि 8 है, लेकिन अब जो है वर्तमान में कितना है, तो वर्तमान में ये बढ़ के हो गया है 12। ठीक है, तो वर्तमान में 12 है, 8 तो ऑप्शन में दिया नहीं, तो क्या लगाना है, 12। तो वर्तमान में जो संविधान है, संविधान में कितनी अनुसूचियां है, तो 12 अनुसूची है। समझ में आ रहा है बात। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने डॉक्टर अंबेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे, किस समिति के अध्यक्ष, डॉक्टर अंबेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे, तो ये बताओ किस समिति के अध्यक्ष थे। देखो प्रारूप समिति के, यस करेक्ट, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर अंबेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। संघ समिति, संघ की शक्ति की समिति के अध्यक्ष, संघ संविधान समिति नहीं, ये सब नहीं थे। तो ये सब कौन थे, तो ये दोनों के थे। तो ये भी हम पढ़ा दिए होंगे। संघ की शक्तियों की समिति या संघ संविधान समिति की जो
अध्यक्ष रहे वो कौन रहे? वो पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हैं। कौन रहे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इन दोनों के अध्यक्ष ये थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित है। संघीय व्यवस्था, भारत क्या है? भारत क्या है? भारत में कैसी व्यवस्था है? संघीय व्यवस्था है, संसदीय व्यवस्था है ना? भारत में कैसी व्यवस्था है? भारत में संसदीय व्यवस्था है। भारत में संसदीय प्रणाली है, तो भारत में संसदीय व्यवस्था है ना? व्यवस्था है या प्रणाली है? ठीक है, ये सब लिख रहे, कोई एग्जाम में आता है ऐसा क्वेश्चन। व्यवस्था या प्रणाली, एक ही बात हुआ। संसदीय प्रणाली है। और कैसी व्यवस्था है? संघीय व्यवस्था। ये हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं, संघीय व्यवस्था है। संघीय व्यवस्था का उदय कहाँ हुआ, आरंभ कहाँ हुआ? तो उदय हुआ था अमेरिका में। ठीक है, अमेरिका में हुआ था। ये बात भी हम ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता चुके हैं। और ये जो है भारत में कहाँ से लिया गया है? भारत में ये लिया गया है, भारत में कहाँ से लिया गया? तो भारत में लिया गया है कनाडा से। कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। अमेरिका में भी संघीय व्यवस्था है, भारत में भी है, लेकिन भारत में जो संघीय व्यवस्था है ये कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। लेकिन संघीय व्यवस्था की शुरुआत कहाँ से हुई? तो अमेरिका से हुई। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है? संघीय व्यवस्था प्रभावित है, तो भारत की संघीय व्यवस्था किससे प्रभावित है? सॉरी, किस देश के संविधान? हाँ ठीक है, भारत की पूछ रहा है। भारत की संघीय व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो वह है कनाडा। उदय कहाँ हुआ? संघीय व्यवस्था का उदय, संघवाद का उदय कहाँ हुआ? अमेरिका में हुआ। लेकिन भारत में जो संघीय व्यवस्था ये कहाँ से लिया गया है? वो कनाडा से लिया गया है। ठीक है, और संसदीय प्रणाली भी भारत के अंदर है। और ये प्रणाली कहाँ से लिया गया है? ये प्रणाली लिया गया ब्रिटेन से। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। ये बात सब हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट, इसी प्रकार जो है हम लोग हर सब्जेक्ट का लगभग जो जितना भी सेंटअप का जो क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। आज पॉलिटी किए हैं, फिर नेक्स्ट डे जो है अगले डे को हम ज्योग्राफी करेंगे। ये हमें टॉपिक समझना है, हमें क्वेश्चन का आंसर नहीं समझना है। बार बार हम कह रहे हैं, तो हम क्वेश्चन के लिए जो है हम सेंटअप के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, ताकि उस टॉपिक को हम रिवीजन कर सकें। ठीक है, जो हम पढ़ चुके हैं, तो रिवीजन करने के लिए ये हम क्वेश्चन लिए। नहीं तो ये इंपॉर्टेंट है, इस बात से हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो हमें सारे जो है क्वेश्चन पे डिस्कस करना है, ताकि वो टॉपिक रिवीजन हो जाए और आइडिया मिल जाए, थोड़ा सा हमारा प्रैक्टिस भी हो जाए कि देखते हैं जो पढ़े उसके आधार पर हम आंसर दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं। ठीक है, देख रहे हो ना? देखते रहो, बढ़िया से समझते रहो। अगर जो लगे कि तुम्हारे पास नहीं है, क्लास छूट गया है, तो उसको तुम नोट भी कर सकते हो। बाकी अदर स्टूडेंट जो भी हो, ठीक है, देखते रहो, समझते रहो। राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियां। हाँ, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करो, लाइक भी कर दो, कमेंट तो जरूर ही करो कैसा लगा क्लास। ठीक है, ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले, तो अगला वीडियो जो है तुम लोग के लिए हम लेकर आए। राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियां किस देश के संविधान से ली गई? देखो, राष्ट्रपति के पास क्या है? आपातकालीन शक्तियां है ना? राष्ट्रपति जो है वो क्या कर सकते हैं? इमरजेंसी लगा सकते हैं। ये जो प्रावधान है, ये प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो याद रखना, ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है। वाइमर जर्मनी से लिया गया है। जर्मनी के संविधान से लिया गया है कि राष्ट्रपति जो है इमरजेंसी लगा सकता है, आपातकालीन घोषित कर सकता है। आगे देखते हैं। संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक जन्म कुंडली किसने कहा? राजनीतिक कुंडली या जन्म कुंडली किसने कहा? तो अभी हम जस्ट पढ़े हैं, किसने कहा था वो? तो वो कहा था के मुंशी ने कहा था। अभी जस्ट हम लोग कहीं भी डिस्कस किए थे, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले किस देश में संघात्मक शासन की स्थापना हुई? अभी जस्ट डिस्कस की, जस्ट मतलब संघात्मक शासन की स्थापना या उदय सबसे पहले कहाँ हुआ, ये बात पूछ रहा है। जस्ट अभी डिस्कस किए थे हम लोग, जस्ट डिस्कस किए थे कहाँ हुआ था। तो उदय कहाँ हुआ था? सबसे पहले अमेरिका में उदय उदय हुआ था। तो बस यही हमें पूछ रहा है कि इसका उदय या इसकी स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई। तो वो कौन सा देश है? वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। लेकिन भारत में क्या यहाँ से लिया गया है? नहीं, भारत में जो संघीय व्यवस्था है वो कनाडा के संविधान से ली गई है। लेकिन संघात्मक व्यवस्था की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई? संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई। ठीक है, हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने किस केस में संविधान के मौलिक ढांचे की अवधारणा निर्धारित की? यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फंडामेंट या बेसिक स्ट्रक्चर, संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर या फंडामेंटल स्ट्रक्चर को, बेसिक स्ट्रक्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस संविधान में, संविधान देखो हुआ क्या कि 1971 में, तुम्हें शायद हम ये कहानी स्टोरी बताए होंगे, 1971 में इंदिरा गांधी ने 24वां संविधान संशोधन किया था। ये तुम्हें लिखना नहीं है, बस ऐसे बता रहे हैं।
जब इस बार संविधान संशोधन हुआ था उसमें उन्होंने क्या कहा कि संसद जैसा उपयुक्त समझे संविधान में कोई भी संशोधन कर सकती, कुछ भी संशोधन कर सकती। गजब बात थी। इसी को जो है आगे 1900 प्रॉब्लम आई आगे चलकर, कैसे सब कुछ चेंज कर देगा। तो आगे चलकर जो है 1973 में 1973 में एक केस आया, जिस केस को हम लोग कहते हैं केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस। इस केशवानंद भारती केस में भारती केस इस केशवानंद भारती केस में ये कहा गया कि नहीं, संसद जो कुछ भी चाहे परिवर्तन नहीं कर सकती, कर सकती है लेकिन कुछ बात को छोड़कर, उनमें कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए। संविधान का जो मूल ढांचा है ना, संविधान का जो मौलिक ढांचा है, जो मूल ढांचा है, ठीक है, अगर मूल ढांचे को बदल दिया जाएगा तो फिर संविधान किस काम का, फिर सब कुछ बदल ही सकता है। तो फिर अगर मूल ढांचे में बदल दिया जाए तो फिर संविधान को लिखने का क्या मतलब हुआ, बादों में लिखा जा सकता था समय के साथ। इसलिए संविधान का मूल ढांचा नहीं बिगड़नी चाहिए, ढांचा वही रहनी चाहिए, भले जो करना आप करिए लेकिन ढांचा में कोई बदलाव नहीं हो सकता है। तो संविधान का मौलिक ढांचा जो है, इसको जो है निर्धारित किया गया, तय किया गया, संविधान का मूल ढांचा ये नहीं बिगड़ना चाहिए। अब ये हुआ कि अब मौलिक ढांचा क्या है, ये कैसे निर्धारित किया जाए कि संविधान की मौलिक ढांचा क्या है, कौन निर्धारित करेगा। तो उस समय के चीफ जस्टिस थे, ठीक है, चीफ जस्टिस मुख्य जो न्यायाधीश थे वो थे एस एम सिकरी। क्या नाम था उनका, एस एम सिकरी थे, एस एम सिकरी, ठीक है, एस एम सिकरी, एस एम सिकरी। इन्होंने संविधान का मूल ढांचा दिया। इन्होंने संविधान के मूल जो है 5 ढांचे बचाए। कितने बचाए, कितने बताए, संविधान के 5 मूल ढांचे बताए कि इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। पहला उन्होंने क्या कहा, पहला कहा कि देखिए संविधान ही सबसे ऊपर है, इस बात में कोई बदलाव नहीं होनी चाहिए, कोई संशोधन नहीं होनी चाहिए। तो संविधान की सर्वोच्चता है, संविधान की सर्वोच्चता है, सर्वोच्चता, इस बात में भी कोई बदलाव नहीं आएगा। दूसरी बात कहा कि दूसरा जो इसका मौलिक ढांचा है, इनका मौलिक ढांचा वो क्या है, तो वो उन्होंने कहा कि भारत जो है ना एक पंथ निरपेक्ष देश है। भारत क्या है, पंथ निरपेक्ष देश है। भारत एक मतलब पंथ निरपेक्षवाद या सेकुलर देश है। तो सेकुलरिज्म में कोई चेंजेस नहीं आएगी। भारत अगर धर्म निरपेक्ष देश है तो भारत धर्म निरपेक्ष देश ही है, कोई एक जो है धर्म का देश नहीं हो सकता है। इसमें कोई बदलाव नहीं सरकार कर सकती है। तो ये दूसरी बात उन्होंने कहा। तीसरी बात कहा कि देखिए भारत जो है ना संघीय, भारत में संघीय व्यवस्था है, तो ये संघीय व्यवस्था भी नहीं चेंज हो सकता है। संघीय व्यवस्था का मतलब कि राज्य की अलग शक्ति है, राज्य का अलग कार्य क्षेत्र है, केंद्र का अलग कार्य क्षेत्र है। चौथी बात उन्होंने कहा कि भारत जो है एक लोकतांत्रिक देश है। क्या है भारत, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ये सब पढ़ा चुके होंगे क्लास में। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। और कौन सा देश है, भारत गणतांत्रिक देश है। बहुत टफ है ना, गणतांत्रिक देश है। तो भारत का जो लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक स्वरूप है, इनके स्वरूप में, इनके रूप में कोई चेंज नहीं हो सकता है। और पांचवा इन्होंने कहा पांचवा इन्होंने कहा कि जो विधायिका है, जिसको व्यवस्थापिका कहते हैं, जो विधायिका है और जो कार्यपालिका है, विधायिका, कार्यपालिका और क्या है, और जो है न्यायपालिका, इनके बीच शक्तियों का विभाजन है। की शक्ति की शक्तियां, इनकी शक्तियों को भी अपने जो है लिमिटेड नहीं कर सकते। इनके बीच शक्तियां का क्या है, शक्तियां विभाजित है, ठीक है। तो ये सब जो संविधान का जो बेसिक जो स्ट्रक्चर है, इन 5 स्ट्रक्चर में आप कोई चेंज नहीं कर सकते, कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। बाकी संसद जो उपयुक्त समझे कर दीजिए, लेकिन ध्यान रखें कि संविधान के मूल ढांचे में कोई बदलाव नहीं होनी चाहिए। ये एस एम सिकरी ने क्या किया था, एस एम सिकरी ने ये बात स्पष्ट कर दी थी, संविधान का मूल ढांचा स्पष्ट कर दिया था और कह दिया था कि जो है संविधान में जो उपयुक्त जो चेंज होना करना है संसद को कर सकती है, लेकिन ध्यान रहे कि उनके मौलिक ढांचे में कोई बदलाव नहीं आनी चाहिए। तो ये बात किस केस में कहा गया था, तो ये बात कहा गया था 1973 के केशवानंद भारती केस में ये बात कही गई थी। तो हमसे क्वेश्चन यही पूछा जा रहा था कि किस केस में ये बात कही गई थी। तो देखते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती केस। इसका आंसर क्या हो जाएगा, केशवानंद, एक मिनट, इसका आंसर क्या हो जाएगा, केशवानंद भारती केस। रुक जाओ एक मिनट, काम नहीं कर रहा, रुक जाओ एक मिनट। हाँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा, केशवानंद भारती केस, है ना।
एक मिनट देखते हैं कहाँ चले गए। हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केशवानंद भारती के। समझ में आया बात? नोट कर लेना वो बात, जो अगर तुम्हारे पास नहीं तो उसको नोट कर लेना। ये सारा बात हालांकि हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आगे देखो, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट, हाँ 15, 16 आ गया, 15। संविधान सभा के निर्वाचन में प्रांतीय विधानसभाओं के लिए कुल कितने स्थान निर्धारित थे? अब देखो, संविधान सभा के निर्वाचन में प्रांतीय विधानसभाओं के लिए कुल कितने स्थान निर्धारित थे, ये हमसे पूछ रहा है। तो ये बात भी डिस्कस हो चुका है ना, कि संविधान सभा में जब संविधान सभा बना तो संविधान सभा में कितने लोग को आना था? संविधान सभा में कुल सदस्य कितने आने थे? कुल सदस्य, एक मिनट रुको रुको रुको, क्या लिखा रहा? कुल सदस्य, कुल सदस्य कितने आने थे? 389 आने थे। ये 389 सदस्य आने थे, तो कुल सदस्य कितने निर्धारित किए गए? तो 389। अच्छा, क्या पूछ रहा है? प्रांतीय, अच्छा प्रांतीय से पूछ रहा है। कुल सदस्य कितने थे? 389 थे, है ना। अब देखो, ये 389 का बंटवारा था। 389 में से 296 और बंटवारा कैसे था? 93। टोटल सदस्य कितने थे? 389। 296 कहाँ से आते? 296 आते कहाँ से? 296 कहाँ से आते? तो ये आते ब्रिटिश भारत से। कहाँ से आते? ब्रिटिश भारत से, ठीक है। और ये कहाँ से आते? देसी रियासत से आते। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, देसी रियासत से कितने? देसी रियासत से, ठीक। इसमें इसका कोई चुनाव नहीं होगा, ये डायरेक्ट क्या होगा? मनोनीत होके आएंगे ये, ठीक है। और ये 296 कहाँ से आएंगे? ब्रिटिश भारत से आएंगे। ब्रिटिश प्रांत पूछ रहा, प्रांतीय विधानसभा से। देखो ब्रिटिश, अब ये ब्रिटिश भारत भी दो भाग में था, ठीक है। एक था ब्रिटिश प्रांत, है ना, ये क्या था? या प्रांतीय ब्रिटिश प्रांत। और एक था जो है चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। क्या था? चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। तो इसमें से जो है ना 292 आने थे, और यहाँ से कितने आने थे? 4 आने थे, ठीक है। तो हमसे ये पूछ रहा है कि प्रांतीय विधानसभा से, तो प्रांतीय विधानसभा से कितने आने थे? तो 92 आने थे। और कमिश्नरी क्षेत्र से कितने आने थे? 4 आने थे। तो ये चीफ कमिश्नरी क्षेत्र में कौन कौन था? तो ए, ऐसे याद रखना, ए था, बी था, सी था और डी था, ठीक है। ए में कौन हो गया? तो एक से हो गया अजमेर था, बलूचिस्तान था, कुर्ग था जिसको कर्नाटका कहते हैं अभी, और डी से दिल्ली। ये 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे उस समय, जैसे आज केंद्र शासित प्रदेश है ना, उसी प्रकार उस समय क्या थे? चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे। जैसे राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश है, तो उस समय 4, 292 तो राज्य से प्रांत से आने थे, और 4 जो है चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से आने थे। राज्य तो उस समय थे नहीं, प्रांत थे कह सकते हो, तो 292 थे। तो ये 4 थे। तो हमसे क्या पूछ रहा है? प्रांतीय विधानसभा से। तो प्रांतीय विधानसभा से कितने आने थे? तो 292, ऑप्शन में दिया हुआ है 292। अगर पूछता कि देसी रियासत से कितने आने थे? तो 93। ब्रिटिश भारत से टोटल कितने आने थे? 296। टोटल सदस्य कितने आने थे? तो 389 आने थे। तो ये इंपॉर्टेंट था, इसलिए हम बता दिए। इसको याद रखना है, लिख भी लेना अगर नहीं तो। आगे देखते हैं क्या है। संविधान में न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये भी याद रखना है। न्यायिक समीक्षा, इसी को हम लोग कहते हैं न्यायिक पुनर्विलोकन में बता दिए हुए हैं। जुडिशियल रिव्यू कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? जुडिशियल, जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। सॉरी, एक मिनट, क्या लिखा गया? रिव्यू, रिव्यू, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू कहते हैं, ठीक है। न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक पुनर्विलोकन ये तुम्हें पढ़ा दिया है क्लास में, ठीक है। न्यायिक पुनर्विलोकन, इसका जिक्र जो है ना अलग अलग आर्टिकल में है। तो मेन आर्टिकल का संबंध है आर्टिकल 13, ठीक है। और भी है शायद आर्टिकल 13 के बाद शायद 32 में है और 226 में करके है, ठीक है। यस, 226 में भी इसका जिक्र किया गया है, ठीक है। तो मेन एक ऑप्शन में तुम्हें ये देगा, तो ये टिक कर देना है। आर्टिकल 13 से रिलेटेड है न्यायिक पुनर्विलोकन। किस देश से लिया गया है? तो किस देश से लिया गया है? तो लिया गया है अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक पुनर्विलोकन की संकल्पना कहाँ से लिया गया है? तो कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। क्या है न्यायिक पुनर्विलोकन? क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन का मतलब ये हुआ कि जो न्याय कार्यपालिका है या विधायिका है, इनके द्वारा जो नियम बनाया गया है और लागू किया गया है, इनको चेक करना, इनको जांच करना, ठीक है, कि वो जांच में ले सकता है, इनको ये पावर है ना, न्यायालय को ये पावर है, कोर्ट को ये पावर है। तो यही को कहते हैं हम न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक समीक्षा, ठीक। आगे देखो, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य हैं?
सदस्य थे, अभी जस्ट डिस्कस किए। टोटल सदस्य कितने थे? 389 सदस्य थे टोटल, जस्ट डिस्कस किए, तो इसमें बताने वाली बात ही नहीं है। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? उद्घाटन अधिवेशन मतलब जिस दिन संविधान सभा का उद्घाटन हुआ था, तो उद्घाटन कब हुआ था याद है ना? 9 दिसंबर 1946, पहली बैठक उसी दिन हुई थी। और उस दिन का अध्यक्ष कौन, किसको चुना गया था? उस दिन का अध्यक्ष चुना गया था किसको? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था, अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था उस दिन। पढ़ लियो, पीछे जस्ट बताए हैं। ठीक है, आगे बता, आगे देखो आप। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? भारत की सर्वोच्च सत्ता भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है, ठीक है, कि भारत की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? किसमें निहित है? जनता में निहित है। किसमें निहित है? मतलब शक्ति का स्रोत कौन है? जनता है। जनता ही अपने प्रतिनिधि को चुनेगा, किसी को पावर देगा। ठीक है, तो ये बात हमारे संविधान की प्रस्तावना में ही ये बात कह दी गई है। ठीक है, हम भारत के लोग, है ना, कहा गया है। तो संविधान सभा में समाजवादी विचारों को अपनाने के प्रबल समर्थक थे। समाजवादी विचारों को अपनाया गया संविधान में। तो समाजवादी विचारों के प्रबल समर्थक कौन थे? तो उसके प्रबल समर्थक थे जवाहरलाल नेहरू। और भी लोग थे, इसमें सबसे प्रबल समर्थक कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। आगे देखते हैं, भारत संघ की प्रकृति क्या है? भारत संघ की प्रकृति क्या है? तो भारत जो है, भारत एक संघीय व्यवस्था को मानने वाले देश है। भारत में संघीय व्यवस्था है, लेकिन ये संघीय व्यवस्था कैसी है? अर्ध संघ व्यवस्था है, अर्ध संघ। तो इसकी प्रकृति क्या है? अर्ध संघ, है ना। अर्ध संघ का मतलब कि आधी शक्ति राज्य को है और आधी शक्ति किसको है? आधी शक्ति केंद्र को है। लेकिन 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 यहाँ पर पूरी तरह से संघीय व्यवस्था नहीं है। संघीय व्यवस्था पूरी तरह अगर हो जाएगी तो, जैसे कि अमेरिका के अंदर है, संघीय व्यवस्था है, लेकिन वहां पर राज्य की अलग नागरिकता है, देश की अलग नागरिकता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पर केवल एक नागरिकता है। तो एकल नागरिकता की व्यवस्था है भारत के अंदर। ठीक है, दोहरी नागरिकता की व्यवस्था नहीं है। ठीक है, और भारत अर्ध संघ का मतलब क्या हुआ? कि शक्ति दोनों के पास है, लेकिन केंद्र अधिक शक्तिशाली, मतलब केंद्र का ज्यादा दबाव है किस पर? राज्य पर। हालांकि दोनों का कार्यक्षेत्र अलग अलग है, समवर्ती सूची, राज्य सूची और जो है संघ सूची बना दिया गया है। लेकिन प्रबल कौन है भारत में? जो केंद्र प्रबल संघवाद है, केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाया गया है। मतलब कि केंद्र किसी स्थिति में चाहे तो राज्य की सीमाओं को मिटा भी सकता है, कोई नए राज्य का नाम भी बदल सकता है, किसी नए राज्य का गठन भी कर सकता है। राज्य जो है देश से अलग नहीं हो सकता है। इसलिए भारत में जो है पूरी तरह संघ नहीं है। सारी जो है पावर जो है दोनों के पास खूब ज्यादा नहीं है कि वो चाहे तो अलग हो जाए, ऐसा नहीं। भारत में केंद्र प्रबल है, संघवाद है, मतलब कि केंद्र को अधिक शक्ति है, इमरजेंसी लगा सकता है केंद्र। ठीक है, और इमरजेंसी की स्थिति में राज्य के पास कोई पावर नहीं होगी, पूरी पावर किसको हो जाएगी? पूरी पावर हो जाएगी केंद्र को। उस वैसी स्थिति में संघवाद से वो हो जाएगा एकाध, जो क्या कहते हैं उसको, पूरा पावर किसके पास चला जाएगा? केंद्र को चला जाएगा, है ना। तो वैसे में संघवाद नहीं कहलाता है। तो भारत पूरी तरह संघवाद नहीं है, हालांकि मतलब राज्य पर केंद्र का नियंत्रण है, केंद्र ज्यादा स्ट्रांग है, केंद्र ज्यादा जो है प्रभावशाली है। इसलिए भारत में पूरी तरह संघवाद नहीं है। भारत की संघवाद की जो प्रकृति है वो अर्ध संघ है। कैसी है? अर्ध संघ, हाँ। वो वर्ड जो था एकात्मक वर्ड है। कैसा वर्ड है वो? एकात्मक। कि उस समय पूरा पावर किसके पास चला जाता है? केंद्र के पास चला जाता है। तो भारत में उस समय एकात्मवाद हो सकता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट। भारत की संघीय व्यवस्था में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है? अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट शक्तियां का मतलब वो शक्तियां जो, देखो संविधान में जो 3 सूची है, कितनी सूची है? 3 सूची है, 7वीं अनुसूची में है ना, 3 सूची है। वो 3 सूची कौन कौन है? तो तुम्हें पता होगा, संघ सूची है। ठीक है, पढ़ ली हो, सब क्लास में डिस्कस हो चुका है। दूसरा सूची का नाम क्या है? राज्य सूची। ठीक, और एक है कौन सूची? समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। और एक आता है अवशिष्ट सूची। ठीक है, अवशिष्ट सूची। देखो, तो संघ सूची क्या है? तो संघ सूची वो है जिस पर इसमें विषय, इस सूची में जितना भी विषय है उस पर कौन कानून बनाएगा? केंद्र बनाएगा, संघ बनाएगा, है ना। तो इसी में जो है वर्तमान में विषय कितने हैं? 97 पहले था, अभी बढ़ के कितना हो गया? 100 हो गया है। इसमें जो है पहले 66 था, अभी घट के 61 हो गया है। इसमें 47 था, अभी बढ़ के 52 हो गया है। ये भी पूछता है, विषय पूछता है कितना विषय है।
तो इन सब विषय में अब इतना देखो 100 विषय है, इसमें 61 विषय है, इसमें 52 विषय, इस सारे विषय में सबका अलग अलग टॉपिक है, सबको अलग अलग विषय दिया गया कि केंद्र इन सब सारी चीजों पर, इन 100 विषय पर कानून अगर बनाने की जरूरत पड़ेगी, कुछ करना होगा तो वो केंद्र देखेगा। इन 61 विषय पर जो इसमें दिया गया है वो राज्य देखेगा, और 52 पर कौन देखेगा? समवर्ती सूची वो सूची है जिन पर दोनों मिलकर जो है कानून बनाएंगे, ठीक है। और अवशिष्ट सूची वो हो, इस सूची में वो विषय है जो इनमें से किसी में है ही नहीं। अब कोई नया जैसे मुद्दा आ गया, उस मुद्दे पर कानून बनाना कौन बनाएगा? अब कहेगा कि न भी इस सूची में दिया गया ना इस सूची में, तो राज्य कहेगा हम बनाएंगे, ये कहेगा हम बनाएंगे, तो कौन बनाएगा ऐसे केस में? तो ऐसे केस में ये पावर दिया गया है किसको? ये शक्ति दी गई है केंद्र को, कि अगर कोई विषय जो न संघ सूची में है, न राज्य सूची में है, न समवर्ती सूची में है, अगर ऐसा है कोई विषय, तो उस विषय को कहा जाएगा अवशिष्ट विषय। और अवशिष्ट विषय पर जो है कानून बनाने का अधिकार किसको है? ये शक्ति किसको है? ये शक्ति केंद्र को है, ठीक है, संसद को है ना। तो संसद कानून बनाएगा उस पर। समझ में आ रहा है बात? राज्य नहीं बनाएगा, विधानसभा नहीं बनाएगा, संसद बनाएगा। चलो आगे देखते हैं, मतलब केंद्र का जो है संसद बनाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट। हमारी संघीय व्यवस्था को कब एकात्मक व्यवस्था में, अभी जस्ट हम बताएं, एकात्मक व्यवस्था में कब बदला जा सकता है? एकात्मक पूरी तरह संघीय व्यवस्था नहीं भारत में, है ना। भारत में जो संघ मतलब संघ है, राज्यों का संघ है भारत, राज्यों को मिलाकर एक देश बना है भारत, और उसमें राज्य को मिलाकर देश चलेगा। और अगर कोई राज्य ना नुकुर ज्यादा करेगा तो केंद्र का वहां पर प्रभाव होगा, ठीक है। न राज्य केंद्र को पूरी तरह खत्म कर सकता है, और न केंद्र राज्य को अलग कर सकता है, ठीक है। यही ये कहलाता है अर्धसंघवाद। जहां संघवाद होगा, पूरी तरह एकात्मक व्यवस्था वाली जो है स्थिति हो जाएगी। मतलब एकात्मक का मतलब कि राज्य को पूरी शक्ति दी गई, राज्य जो करना चाहे करे, केंद्र जो करना चाहे करे, ऐसा। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, केंद्र अधिक शक्तिशाली है। तो एकात्मक व्यवस्था भारत में कब हो सकती है? हमारी संघीय व्यवस्था कब एकात्मक व्यवस्था में बदल सकती है? तो ये एक केस में, और वो केस कौन सा है? आपातकाल, इमरजेंसी के समय में। सामान्य समय में नहीं, संकट काल तो ठीक है, लेकिन सामान्य समय में नहीं, आपातकाल इमरजेंसी के समय में। जब देश में इमरजेंसी लगेगा तो पूरी पावर किसके पास ले जाएगी? केंद्र के पास ले जाएगी। तो ऐसे केस में एकात्मक व्यवस्था हो जाएगी, पूरी शक्ति एक ही व्यक्ति के पास चली जाएगी, है ना, केंद्र के पास पूरी तरह चली गई, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा एकात्मक व्यवस्था, ठीक है। तो कब एकात्मक में बदला जा सकता है? तो आपातकाल के समय में। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट। 24 है, संघ सूची में कुल कितने विषय? अच्छा अभी जस्ट डिस्कस किए है ना, डिस्कस संघ सूची में कितने विषय है। संघ सूची में देखो वर्तमान में 100 है, पहले कितना था? 97 था। तो देखो यही क्वेश्चन पूछ रहा है, तो 100 है, अच्छा 97 भी दिया हुआ है, ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब क्या माने हम? तो देखो यहाँ पे ऐसा कुछ दिया नहीं कि वर्तमान में कितने हैं या मूल अनुसूची कितनी है। तो हम जो है ना किसको मानेंगे? इसी को मान लेंगे कि वर्तमान में कितना है। टोटल तो अभी कितना दिया गया है? टोटल तो अभी 100 है ना, तो 100 को ही मानेंगे, 97 नहीं मानेंगे। वर्तमान में तो 100 है, पहले 97 था, अभी तो 100 ना हो गया है, तो हम 100 को ही मानेंगे। ऐसा दिए तो नहीं मूल अनुसूची कितना है। मूल अगर बोलता तो क्या देते? 97, हालांकि देना चाहिए ऐसे करके। वर्तमान में बोले क्योंकि और ऐसे करके नहीं दिया तो कोई एक ऑप्शन में कोई एक चीज देना चाहिए, ठीक है। थोड़ा गड़बड़ किया है क्वेश्चन में, चलो कोई बात नहीं, लेकिन क्या मानेंगे हम? 100 मानेंगे, ठीक है, क्योंकि वर्तमान में अभी टोटल कितना है? 100 है। चलो अच्छा आगे क्वेश्चन नहीं हुआ। देखो तो आगे जो है क्वेश्चन टाइप करना पड़ता है, तो आगे जो है पूरा टाइप नहीं हुआ, पीपीटी बना नहीं है, तो बाकी जो है हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अब आगे जो है हो सकता है ज्योग्राफी का या हिस्ट्री का हो या इंग्लिश का हो, ठीक है। बाकी हम लोग ऐसे ही डिस्कस करते रहेंगे, सारा जितना भी सेंटअप का जितना भी क्वेश्चन हुआ है, टोटल क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। ऐसे डे बाय डे चलता रहेगा, थोड़ा थोड़ा करके लेते रहेंगे क्लास। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करें कैसा लगा, और कोई ऐसा टॉपिक है जो थोड़ा सा टफ लगता है, रिवीजन की ज़रूरत है, ज़रूर हमको बताएं। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए वो हमें बताएं। और अगर चैनल पर फर्स्ट बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी ज़रूर कर दें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।